Okay students, we have started the chapter brakes yesterday. हमने ब्रेक्स को क्लासीफाई किया था. उस क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि रेडियल टाइप ऑफ ब्रेक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं. द वेरी फर्स्ट वन वाज सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक. राइट, लेट अस एनालाइज ईच टाइप ऑफ ब्रेक्स स्टेप बाय स्टेप. राइट ना, हर एक टाइप के ब्रेक को हम पहले एनालाइज करेंगे, उनके कुछ एक्सप्रेशंस को स्टडी करेंगे, कैसे आते हैं और कैसे मोमेंट्स वर्क करते हैं. उसके बाद हम प्रॉब्लम्स के ऊपर शिफ्ट होंगे. राइट, सो द वेरी फर्स्ट रेडियल टाइप ऑफ ब्रेक इज सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक. राइट ना, सिंगल ब्लॉक, अ ब्लॉक, और दैट ब्लॉक इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ शू ब्रेक. राइट ना, नाउ हमने कहा था कि जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन टू क्रिएट द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द मूविंग मेंबर. राइट ना, और ये जो आर्टिफिशियल मोशन है दैट इज क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाय क्रिएटिंग फ्रिक्शन. राइट ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक मूविंग मेंबर है, से दिस मेंबर, एंड लेट इट कॉल बी अ ड्रम. You call it as a drum, right? And this drum is rotating, say, clockwise, right? So the thing is, I have to stop this drum, or at least reduce its speed, right? Now that means I have to apply some brake, right? नाउ कर क्या रहा हूं मैं, अगर मैं एक छोटा सा ब्लॉक लेकर के आता हूं, एक मेरे पास एक छोटा सा ब्लॉक है, उस छोटे से ब्लॉक को ला करके अगर मैं इसके सरकमफेरेंस पे कुछ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर से लगाता हूं, कांटेक्ट में लेकर के आता हूं, तो ऑब्वियसली वहां क्रिएट होगा सम फ्रिक्शन. राइट ना, सम फ्रिक्शन विल बी क्रिएटेड एंड दिस फ्रिक्शन विल रिटार्ड इट्स मोशन. राइट ना, यही फ्रिक्शन जो है वो उसके मोशन को कम करेगी, मतलब कि हम एक्चुअली ब्रेक लगा रहे हैं. राइट नाउ, ये जो हमने एक ब्लॉक लाया था इसे ही हम ब्लॉक कहेंगे. राइट, और इसे ही हम शू भी कहेंगे. राइट, अब हर बार तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं हाथ से पकड़ूं ब्लॉक को, तो उस ब्लॉक को एक अटैचमेंट लेकर के आता हूं. दैट ब्लॉक इज से अटैच्ड टू सम लीवर. ना, यहां एक हम लीवर लगा देंगे, है ना, कुछ इस तरह से लीवर. लेट दैट लीवर इज पाइवोटेड एट सम पॉइंट, से दिस इज योर पाइवोट पॉइंट. इसे नाम दे देंगे ओ पॉइंट पे इस लीवर को हमने पाइवोट कर दिया है, और इस लीवर को हम, जो हमारा ब्लॉक है, उस ब्लॉक को लीवर के साथ अटैच कर देंगे. राइट, और ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए हम लीवर के एंड पे कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे. से द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज P. राइट ना, सो द होल ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ अ सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक इज समवॉट लाइक दिस. एक ड्रम के ऊपर ब्रेक अप्लाई करने के लिए हम एक शू यूज करेंगे, दैट इज अ ब्लॉक. नाउ ब्लॉक को हम एक लीवर के साथ अटैच कर दे रहे हैं, एंड लीवर के एंड को हम पकड़ के फोर्स अप्लाई करेंगे. राइट ना, अगर मुझे फोर्स अप्लाई करना होगा तो मैं इस लीवर को यहां पकड़ करके नीचे दाबूंगा, तभी तो ये ब्लॉक ड्रम के कांटेक्ट में आएगा और फ्रिक्शनल फोर्स यहां क्रिएट होगा. राइट, और जो लीवर है उसे हमने इस पॉइंट पे पाइवोट कर दिया है, सच दैट द लीवर विल मूव अबाउट दिस पॉइंट. राइट ना, इस एंड पे हम फोर्स लगा रहे हैं, एंड द लीवर कैन मूव समवॉट लाइक दिस. राइट, नाउ क्या मैं कह सकता हूं कि ब्रेक्स अप्लाई करते हुए मैं इस एंड पे फोर्स लगाऊंगा, और लेट द डिस्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम द पाइवोट पॉइंट बी L. राइट ना, या फिर जो टोटल लीवर है उस लीवर की लेंथ हम L कंसिडर कर लेंगे. राइट, नाउ मान लीजिए, ओके, इसे थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं. मान लीजिए नाउ द ब्लॉक इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट एट दिस पॉइंट, तो क्या मैं कह सकता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन विल एग्जिस्ट समवेयर हियर, लेट दैट नॉर्मल रिएक्शन बी Rn. हम एक नॉर्मल रिएक्शन कह रहे हैं. राइट ना, सिंस ब्लॉक और जो ड्रम है उन दोनों का सरफेस कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा. लेट दैट नॉर्मल रिएक्शन बी Rn. राइट, नाउ इफ इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट एंड वी आर क्रिएटिंग सम फ्रिक्शनल फोर्स, तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो टेंजेंशियली इस पॉइंट पे और
इस डायरेक्शन में होगा, राइट ना, द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ड्रम, राइट ना। अगर हम ड्रम को कंसिडर करें तो ड्रम की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ड्रम की टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ड्रम, सो दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ड्रम। और मोशन भी हम उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, राइट, किसके लिए, ड्रम के लिए। लेकिन अगर मैं कंसीडर करूं कि द मोशन ऑफ द ड्रम द मोशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ड्रम, ब्लॉक की मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ड्रम इज इन दिस डायरेक्शन, राइट ना, ड्रम की मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक इज इन राइटवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन, और ब्लॉक की मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ड्रम इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, राइट ना। ऑब्वियसली अगर ड्रम इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो जो ब्लॉक है उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो तो इस डायरेक्शन में होगी, राइट। और अगर मैं ब्लॉक की वेलोसिटी कंसीडर करता हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक विल बी एक्टिंग अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ब्लॉक, राइट ना, मतलब कि इस डायरेक्शन में, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ड्रम। आ रहा है समझ में, हम किसे कंसीडर कर रहे हैं, ब्लॉक को, ब्लॉक का मोशन कहां है, इस डायरेक्शन में, विद रिस्पेक्ट टू ड्रम, और ब्लॉक के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, लेट दैट फ्रिक्शनल फोर्स बी एफ टी, राइट ना। वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो एफ टी कह देंगे हम, राइट ना। और जो एफ टी होता है फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज नथिंग बट म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन आर एन, ये तो हमारे बेसिक्स हमें कहते हैं, राइट। नाउ इसके अलावा क्या और कोई फोर्स एक्ट करेगा, लेट जो आर एन का एप्लीकेशन है, नॉर्मल रिएक्शन का एप्लीकेशन फ्रॉम दिस पॉइंट कंसीडर करते हैं हम, लेट दैट डिस्टेंस बी सम डिस्टेंस एक्स मान लेंगे, चलेगा। नाउ सो दिस इज समवॉट द होल एनालिसिस ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग, राइट ना। फोर्सेस कौन कौन सा एक्ट करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आर एन, एक फ्रिक्शनल फोर्स एफ टी, और एक एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, राइट। नाउ let us analyze these single blocks, right. we have all the notations, इन सबको मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, Rn Ft is frictional force, P is external applied force, L and X are distances of normal reaction and the external force, right. now let us take different cases, say case number 1, right. case number 1 is, say the drum is rotating clockwise, drum is rotating clockwise, and second thing, the pivot point with pivot point कौन सा है, point O, with pivot point O in line of टेंजेंशियल फोर्स Ft, Ft के लाइन में ही है, मतलब कि Ft का लाइन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू O ही है, राइट ना, यही कंसिडर कर लेंगे हम। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ Ft, राइट। नाउ इन दैट केस इफ आई से दैट फॉर इफिशिएंटली वर्किंग द होल सिस्टम हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम, राइट। और अगर वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि मैं किसी भी पॉइंट पे अगर मैं मोमेंट लेता हूं तो द समेशन ऑफ ऑल दैट मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब अगर मैं फल्क्रम पॉइंट O पे मोमेंट लेता हूं, दैट इज टेकिंग मोमेंट एट फल्क्रम पॉइंट O पॉइंट के अगर ऊपर अगर मैं मोमेंट लेता हूं, इन दैट केस से Ft इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O, Ft is passing, the line of action of Ft is from O itself, that means उसका perpendicular distance 0 है, the moment due to Ft will be 0, right ना, the moment will be due to Ft will be 0, तो moment created by frictional force is 0। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ दो फोर्स रहते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन एंड एक P। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन Rn इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ
O, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमने x कंसीडर किया है तो लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x, राइट ना। Rn का लाइन ऑफ एक्शन यही है और Rn का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O x है, तो Rn इंटू x दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट योर मोमेंट। नाउ डायरेक्शन ऑफ दिस मोमेंट, राइट ना, अगर मैं कहूं कि O पॉइंट में मैं मोमेंट ले रहा हूं और हमारा Rn की वजह से मोमेंट, तो Rn इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो मोमेंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, राइट ना। फिलहाल के लिए यही ध्यान रखेंगे कि मोमेंट विल बी ड्यू टू Rn इज इन एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और हमारे पास और एक फोर्स है दैट इज P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O इज नथिंग बट L, right now P is acting in this direction downwards. Line of action of P from perpendicular distance, its distance is L, so P into L, and the direction of moment, P पे हम मोमेंट ले रहे हैं, सॉरी O पे मोमेंट ले रहे हैं, P का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो ऑब्वियसली वो इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मतलब कि मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स P इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ यहां ध्यान दो, अगर मोमेंट ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इन पी एल डायरेक्शन, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दो ही मोमेंट है, मतलब कि ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो इन दैट केस कैन आई से दैट आर एन इंटू एक्स इक्वल्स टू पी इंटू एल, या फिर हम तो ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन आर एन विल बी इक्वल टू पी इंटू एल अपॉन एक्स, राइट। सो this is your value of normal reaction Rn, right? Now since a frictional force is acting at this point and if I consider that the radius of the drum, से अगर axis यही point है तो radius of the drum अगर मैं r consider करूं तो frictional force into perpendicular distance will give me braking torque, तो क्या मैं कह सकता हूं कि the braking torque हम नाम दे देंगे TB, ब्रेकिंग टॉर्क इज TB इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स से FT, राइट ना, टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स FT इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, द टॉर्क विल बी क्रिएटेड एट दिस पॉइंट, राइट ना, फ्रिक्शनल फोर्स इसी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O विल बी द टॉर्क created on the surface of the drum. Now Ft, we know that Ft is nothing but mu into Rn and into perpendicular distance जो radius of the drum है that is r is equal to Rn की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है mu into P into L upon x into r will give me the braking torque Tb. So can I say that braking torque will be equal to mu into PL upon x into r when in case the drum is rotating clockwise and the line of action of the frictional torque, the frictional force Ft is through the fulcrum point, right, from the point O itself, right. So the final braking torque in such case will be this one, right. Now if in case अगर हमने इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी, अगर हमने अपोजिट कर दी तो कैन आई से दैट हमें एक्सप्रेशन सेम मिलेगा, है ना। डायरेक्शन अगर हमने अपोजिट कर दी तो Ft जो है, Ft का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन मोमेंट ड्यू टू Ft अगेन इट विल पास फ्रॉम O, दैट मीन्स वो तो हमें जीरो ही मिलना है, राइट ना। मतलब कि अगेन हमें जो ब्रेकिंग टॉर्क है दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू पी इंटू एल बाय एक्स इंटू आर, दैट मीन्स व्हेन द ड्रम इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बट व्हेन द फ्रिक्शनल टॉर्क is passing from the pivot point, in that case the braking torque TB will be equal to mu into P into L into R upon X. So this was your first case. Let us move forward and see some more cases. Okay. मान लो
कि हम पाइवट पॉइंट कुछ यहाँ रख देते हैं. द O पॉइंट, पाइवट पॉइंट इज on the upper side of the line of action of frictional force and at a distance of, say this distance, we have this distance as a रख देंगे, चलेगा, right? So let us take case number 2 as direction of the drum as clockwise. That is case number 2. Drum rotates clockwise and the line of action of Ft is below fulcrum point O at distance A. A is a distance, that is the perpendicular distance between the fulcrum point and line of action of Ft, right? Now अगर मैं फिर O पॉइंट पे मोमेंट लूँ फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर satisfying the equilibrium condition, if I take moment, that is taking moment about point O पॉइंट के ऊपर अगर मैं मोमेंट लेता हूँ तो नाउ Rn into perpendicular distance, that is x, and it will be in anti-clockwise direction. Ft into perpendicular distance A, and it will be again in anti-clockwise direction, right? Now Ft O point पे हम moment ले रहे हैं, Ft is acting in this direction, so it will rotate the moment or anything in anti-clockwise direction. So moment due to Rn and moment due to Ft is in anti-clockwise direction, whereas the moment due to P about point O will be in clockwise direction. So Rn's moment and Ft's moment, Ft since, okay, it will make it to rotate in anti-clockwise direction. Moment due to Ft and moment due to Rn will be it will be in anti-clockwise direction, and moment due to P will be in clockwise direction. So can I say that Rn into perpendicular distance x anti-clockwise, again another anti-clockwise moment is due to Ft into perpendicular distance A is in anti-clockwise direction, and the moment due to P is in clockwise direction. So can I say it will equate to P into perpendicular distance L, right? So Rn into x plus Ft into A equals to P into L, or we can say that Ft is nothing but Rn into x plus of Ft. Ft is nothing but mu into Rn into perpendicular distance A as it is equals to P into L, right? Now from both the terms can we say that Rn is a common one, x रह जाता है, x plus of mu into A equals to P into L, or finally can I say that value of Rn will be equal to P into L upon x plus mu A. So the normal reaction Rn is this much, right? Normal reaction is in which case when the line of action is below the fulcrum point, right? It is equal to Rn equals to P into L upon x plus mu into A, right? Now can I say that in this case the braking torque TB will be equal to Ft into the radius R. Ft is nothing but mu into Rn into the radius R. So can I say that TB is equal to mu
into Rn, the value of normal reaction Rn is P into L upon X plus mu A into R. So the braking torque will be this much in this case, right? Okay, mu into PL upon X plus mu A. So in this case, can I say that the final braking torque is found is mu into PL into R, mu into PL into R upon X plus mu A. So the braking torque, final braking torque is this much, right? Now let us go and reverse the direction of rotation of the drum. अगर हमने ड्रम के रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो वेदर सम चेंजेस अकर, राइट? क्या कोई चेंज होता है? कुछ तो होगा ही. लेट अस सी नाउ. अगर डायरेक्शन हम अपोजिट करते हैं तो जो Ft है, Ft का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा. Ft विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन. और अगर Ft इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स the moment created will be in clockwise direction, right? So in that case, can I say that taking moment, again if I take moment at point O, there are two moments which are acting in clockwise direction. Moment due to P will be clockwise, moment due to Ft will be clockwise, and moment due to Rn will be anti-clockwise. So in that case, can I say that Rn is equal, Rn into perpendicular distance, that is x, will be equal to P into L, that is moment due to external force, plus of plus of the moment due to Ft into perpendicular distance A, right? Now can I say that Rn into x equals to P into L plus of Ft is nothing but mu into Rn into the perpendicular distance A as it is. अगर ये पूरा टर्म मैं लेफ्ट साइड में ले लूँ तो क्या मुझे ये टर्म कुछ ऐसा मिलेगा? Rn into x माइनस ऑफ mu into Rn into A इक्वल्स टू P into L, राइट? अगर इन दोनों टर्म में से Rn कॉमन ले लूँ तो मेरे पास टर्म रहेगा x माइनस ऑफ mu into A इक्वल्स टू P into L, राइट? नाउ तो यहाँ से हमें मिलेगा Rn की वैल्यू, और उस Rn की वैल्यू है इज इक्वल टू PL अपॉन x माइनस mu into A, राइट? Rn is equal to PL upon x minus mu into A, right? Now क्या हम कह सकते हैं कि ब्रेकिंग टॉर्क विल बी the braking torque TB is nothing but it is equal to Ft into the radius of the drum R. Ft की वैल्यू हमें मालूम है mu into Rn है, और R ज्यों का त्यों, राइट? R की वैल्यू वैसे के ऐसे ही. तो TB की वैल्यू दैट इज ब्रेकिंग टॉर्क इज नथिंग बट mu ज्यों का त्यों. Rn की वैल्यू हमने ऊपर निकाला है, दैट इज P into L अपॉन x माइनस ऑफ mu into A into R. तो क्या हम कह सकते हैं कि फाइनल अगर मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो हमें जो ब्रेकिंग टॉर्क मिला है दैट ब्रेकिंग टॉर्क इज TB इक्वल्स टू mu into PL into R अपॉन x माइनस mu into A. सो ब्रेकिंग टॉर्क TB इज दिस वन, राइट ना? कैसे? अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ड्रम का तो
अगर डायरेक्शन ड्रम का एंटी क्लॉकवाइज है तो ब्रेकिंग टॉर्क कितनी होगी, राइट। नाउ यहां एक कंसेप्ट समझ लीजिए, इस एक्सप्रेशन को देखिए, मोमेंट नॉर्मल रिएक्शन इनटू एक्स, मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंट ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। नाउ यहां देखिए, मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्सटर्नल फोर्स के मोमेंट में फ्रिक्शनल फोर्स का मोमेंट ऐड हो रहा है, मतलब कि हमारे अप्लाइड फोर्स में कुछ और फोर्स कहीं से ऐड हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से और फोर्स हमारा ऐड हो रहा है। दैट मीन्स हमें कंपैरेटिवली कुछ कम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट ना। नाउ इन केस वेयर द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स gets added to the external force, in this case these types of brakes are termed as self energizing brakes, है ना। बात समझ लीजिए, जब हमारे एक्सटर्नल फोर्स में और कुछ फोर्स अपने आप ऐड हो रहा है, हम तो एक्सटर्नली सिर्फ पी फोर्स ऐड कर रहे हैं, राइट ना, बाकी का फोर्स तो ये जो फोर्स है वो तो अपने आप क्रिएट होके ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो कम लगेगा। और अगर कम लगेगा मतलब कि ब्रेक है जो खुद कुछ एनर्जी डेवलप कर रहा है, सेल्फ एनर्जाइज कर रहा है उस खुद को, तो सच टाइप ऑफ ब्रेक्स आर टर्म्ड एज सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स, राइट। नाउ अगर मैं कहूं कि ब्रेक्स कुछ ऐसे अप्लाई हो जिसमें हमें बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत ही ना पड़े, राइट ना, मतलब कि हम फोर्स बाहर से एक्सटर्नली फोर्स लगाए भी नहीं, ये जो पी अमाउंट ऑफ फोर्स है वो फोर्स हम ना लगाएं तो भी अगर ब्रेक्स अप्लाई हो जाएं तो ऐसे टाइप ऑफ ब्रेक्स को हम कहेंगे सेल्फ लॉकिंग ब्रेक्स, राइट। नाउ सेल्फ लॉकिंग ब्रेक्स मतलब कि क्या हम कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है वो जो P है वो या तो जीरो हो या तो जो P है वो नेगेटिव हो, राइट ना। P या तो जीरो हो या तो नेगेटिव है, मतलब कि हम बाहर से फोर्स ना लगाएं तो भी अगर ब्रेक अप्लाई हो जाए या फिर ब्रेक लग जाए तो ऐसे ब्रेक्स को हम कहेंगे सेल्फ लॉकिंग ब्रेक्स। P जीरो हो या फिर P नेगेटिव हो, और P जीरो या फिर P नेगेटिव कब हो सकता है, यहां ध्यान दो, P x की वैल्यू अगर हम कहें कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू लेस देन और एटलीस्ट इक्वल टू म्यू इंटू ए है, x की वैल्यू अगर म्यू इंटू ए है, x की वैल्यू अगर म्यू इंटू ए है तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, राइट। और x की वैल्यू अगर इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब कि उस केस में हम कहेंगे कि हमारा एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जीरो है। सच टाइप ऑफ ब्रेक्स वेयर P इज जीरो और P इज नेगेटिव, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, इन दैट केस दोज ब्रेक्स आर टर्म्ड एज सेल्फ लॉकिंग ब्रेक्स, राइट। नाउ जब भी हम ब्रेक्स डिजाइन करेंगे इट इज required that the brakes should be self energizing one, right ना, ब्रेक सेल्फ एनर्जाइजिंग होना चाहिए, ब्रेक्स सेल्फ लॉकिंग नहीं होना चाहिए, राइट ना। अगर हम कहें कि इस केस में x की वैल्यू जो है वो म्यू ए से छोटी है, म्यू ए से अगर x की वैल्यू अगर म्यू ए से छोटी है या फिर म्यू ए के इक्वल है तो ही ब्रेक्स सेल्फ लॉकिंग होंगे, राइट। नाउ let us move forward for case number 3, that is if the fulcrum point is, fulcrum point तो हम line of action of ft के नीचे भी ले सकते हैं, right ना। so in that case let us consider it as a case number 3. okay, let us go for case number 3. कंसिडर करते हैं कि जो हमारा पाइवोट पॉइंट है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ टी के कुछ नीचे है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ टी
यही होगा। और एफ टी के नीचे हम फल्क्रम पॉइंट कंसीडर करते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल ए। फल्क्रम पॉइंट ओ यहाँ है, ओ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एफ टी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ टी, वो एट ए डिस्टेंस ऑफ ए कंसीडर करेंगे, राइट। और अगर हम केस कंसीडर करेंगे कि जो ड्रम है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, अगर ड्रम क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा एफ टी वो इसी डायरेक्शन में एक्ट होगा, और उसकी वैल्यू हमें मालूम है इक्वल्स टू म्यू इंटू आर एन है, राइट। सो वी आर कंसिडरिंग केस 3। केस 3 क्या है? फॉर क्लॉकवाइज, रिमेंबर ये हमने दो डायरेक्शंस कंसीडर करके पिछली केस में, केस नंबर 2 में वैल्यू निकाली थी। केस नंबर 3 अगर हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट केस नंबर 3 में अगर हम ड्रम का क्लॉकवाइज रोटेशन कंसीडर करते हैं, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन एंड दूसरी बात fulcrum point is below line of action of ft, say f suffix t at distance ए, ए डिस्टेंस से फल्क्रम पॉइंट नीचे है। नाउ अगर हम मोमेंट लेते हैं एट पॉइंट ओ, दैट इज टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, अगर ओ पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं तो यहां देख लीजिए एफ टी into moment due to ft will be in clockwise direction, moment due to p will be in clockwise direction, but moment due to rn will be in anti-clockwise direction. So can I say that normal reaction rn into perpendicular distance, that is its moment will be in anti-clockwise direction, will be equal to p into l plus of ft into mu into आर एन, राइट ना, यही तो बात होगी। एफ टी इंटू म्यू एफ टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए, एफ टी इंटू ए। सो मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्लॉकवाइज, मोमेंट ड्यू टू एफ टी क्लॉकवाइज, मोमेंट ड्यू टू आर एन एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इक्वेट कर सकते हैं, राइट। नाउ अब क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स ऐड हो रहा है, मतलब कि इट इज द केस ऑफ सेल्फ एनर्जाइजिंग वन, राइट ना। ये जो ब्रेक है ये सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक है, राइट। नाउ अगर इसे मैं सॉल्व करता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि P इंटू एल प्लस ऑफ एफ टी इज नथिंग बट म्यू इंटू आर एन इंटू ए इज एज इट इज, सो आर एन इंटू आर, राइट। नाउ आर एन की वैल्यू इधर ले लूं, आर एन इंटू आर माइनस ऑफ म्यू इंटू आर एन into A will be equal to P into L. Now Rn अगर कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बचेगा सिर्फ Rn इंटू Rn इंटू ये डिस्टेंस x है, दिस डिस्टेंस इज x, Rn इंटू x, सो x माइनस ऑफ म्यू इंटू A विल बी इक्वल टू P इंटू L, या फिर हम फाइनली कह सकते हैं कि Rn की वैल्यू P इंटू एल अपॉन एक्स माइनस म्यू इंटू ए है, जो हमें सेकंड केस में भी मिली थी, है ना। आर एन की वैल्यू अगर इतनी है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ब्रेकिंग टॉर्क टी बी इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स एफ टी एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, है ना, और एफ टी इज नथिंग बट म्यू इंटू आर एन इंटू आर इक्वल्स टू म्यू इंटू आर एन की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, दैट इज पी इंटू एल इंटू आर एज इट इज अपॉन एक्स माइनस ऑफ म्यू इंटू ए, इट विल बी इक्वल टू टी बी। सो जो ब्रेकिंग टॉर्क टी बी है
ये ब्रेकिंग टॉर्क जो हमने पिछली बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए केस नंबर 2 में निकाला था वो और ये सेम है, मतलब कि मैं एनालिसिस इसका भी कर सकता हूं इसी केस में, राइट। सो अब अगर मैं सेकंड केस के लिए जाता हूं, दैट इज केस नंबर 2 इन दिस वन, राइट। मतलब कि अगर मैं डायरेक्शन अपोजिट नेचर का क्लॉकवाइज कर एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूं तो ऑब्वियसली Ft विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज योर Ft। और ओ पॉइंट के ऊपर अगर मैं मोमेंट लेता हूं तो अगेन द मोमेंट विल बी, मोमेंट अब यहाँ चेंज हो रहा है, मोमेंट ड्यू टू Ft विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, Rn की वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि Rn इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ Rn इज x प्लस ऑफ Ft भी एंटी क्लॉकवाइज मीन्स Ft इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ Ft फ्रॉम द फुलक्रम पॉइंट O is A and it will be equal to P into L, right। अगर Ft की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं तो Rn इंटू एक्स प्लस ऑफ Ft इज नथिंग बट म्यू इंटू Rn इंटू A विल बी इक्वल टू P इंटू L। अगर मैं Rn कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बचता है सिर्फ x माइनस ऑफ म्यू इंटू A, सॉरी x प्लस ऑफ म्यू इंटू A विल बी इक्वल टू P इंटू L, या फिर नॉर्मल रिएक्शन Rn एज P इंटू L अपॉन एक्स प्लस म्यू इंटू A। और फाइनली जो ब्रेकिंग टॉर्क होगा वो होगा Ft इंटू R। Ft की वैल्यू अगर म्यू इंटू Rn मैं पुट करता हूँ और Rn की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करता हूँ तो Tb विल बी इक्वल टू म्यू इंटू P इंटू L इंटू R अपॉन एक्स प्लस म्यू इंटू A, जो कि एग्जैक्टली इसके जैसा है, राइट। और यहां अगर मैं x की वैल्यू म्यू A से छोटी रखता हूं तो ऑब्वियसली वो हमारा सेल्फ लॉकिंग ब्रेक है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ सिंगल ब्लॉक ब्रेक और ए शू ब्रेक, राइट। नाउ आइए देख लेते हैं इसके अंदर कुछ और केसेस कि अगर इन केसेस को, ये जो भी हमने एक्सप्रेशंस निकाला है यहां, अगर ये कहेंगे कि एंगल एम्ब्रेस्ड बाय द ब्लॉक ऑफ द ब्लॉक दैट इज 2 थीटा, ये 2 थीटा अगर लेस देन 40 डिग्री, अगर लेस देन 40 डिग्री है, समझ में आ रहा है। एंगल ऑफ कांटेक्ट हम 2 थीटा को कह रहे हैं इट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 2 थीटा है और 2 थीटा 40 डिग्री से कम है और एटलीस्ट 40 डिग्री तक है, इन दैट केस हम एज्यूम करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज सेम, राइट ना। इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट है क्या, जितना भी शू जो भी पार्ट ड्रम का एम्ब्रेस करेगा वो जितना भी एंगल बनाएगा एट द सेंटर, दैट एम्ब्रेस्ड एंगल इज टर्म्ड एज योर एंगल ऑफ कांटेक्ट, राइट। Now that angle, subtended angle, now that subtended angle is your angle of contact और it is denoted by 2 थीटा। अगर 2 थीटा की वैल्यू 40 डिग्री से छोटी हो तभी हम सिंगल ब्लॉक ब्रेक या फिर सिंपल शू ब्रेक कहते हैं, राइट। इन केस अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कि जो भी एंगल सबटेंडेड बाय द कॉन्टैक्ट पार्ट एट द सेंटर इज ग्रेटर देन से 40 degree, in that case the type of shoe break is termed as long shoe break, right। and long shoe break हम कभी भी जो भी हमारा लीवर है, लीवर को हम अटैच नहीं कर सकते, इन दैट केस हमें लॉन्ग शू ब्रेक को लीवर को पाइवोट करना पड़ेगा,
समवॉट लाइक दिस, राइट ना। ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अब 2 थीटा 40 डिग्री से अगर ज़्यादा हुआ तो उसे हम कहेंगे इट इज़ अ लॉन्ग शू ब्रेक। और अगर लॉन्ग शू ब्रेक है तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेरीज। और सिंपल, अगर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेरी हो रहा है तो द वियर रेट विल बी सेम एट ईच पॉइंट, बट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू विल चेंज, राइट ना। ऐसे ब्रेक्स को हम लॉन्ग शू ब्रेक कहेंगे या फिर पाइवोटेड ब्लॉक ब्रेक कहेंगे। इन दैट केस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमने पिछली बार जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू यूज किया है उस म्यू को यूज नहीं करेंगे। मतलब कि हम 2 केसेस ला रहे हैं। अगर 2 थीटा लेस देन 40 डिग्री है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। इफ 2 थीटा is greater than 40 degree, in that case coefficient of friction mu नहीं mu dash होगा। This is mu dash is termed as equivalent coefficient of friction, and equivalent coefficient of friction mu dash की वैल्यू होती है mu dash will be equal to 4 mu sin theta, 4 mu sin theta upon 2 theta plus sin of 2 theta, 2 theta plus sin of 2 theta, राइट ना। मतलब कि अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 2 थीटा 40 डिग्री से कम है तो हम एक्सप्रेशन में म्यू यूज करेंगे, और अगर 2 थीटा की वैल्यू 40 डिग्री से ज्यादा है तो हम म्यू यूज ना करते हुए म्यू डैश यूज करेंगे। और म्यू डैश की वैल्यू कितनी होती है? 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। सो दिस वॉज वन ऑफ द केसेस, राइट। नाउ अब इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, किसमें? सिंगल शू ब्रेक में। हमारा पहला जो शू ब्रेक था, मान लेते हैं कि यह हमारा पहले का शू ब्रेक था। शू ब्रेक के ऊपर हमने ब्लॉक अटैच किया था। ब्लॉक का कुछ ये कंडीशन ली थी हमने, राइट। अब अगर मैं कहूं कि नहीं, क्यों? अगर मुझे लीवर से फोर्स लगाना ही है तो कैन आई अटैच 2 लीवर्स, है ना। प्रॉब्लम देखिए, अगर मैं लीवर को नीचे दबाता हूं ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए, तो होल सोअर लोड विल बी टेकन अप बाय द शाफ्ट, इस शाफ्ट के ऊपर, राइट। मींस द शाफ्ट विल बी having some bending stresses, right ना। कुछ bending stresses gets developed in that shaft. To overcome this, what I am doing, I am attaching one more lever and attaching one more block to this ड्रम, राइट। और अगर मैं इस लीवर को कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा देता हूं सच दैट से स्प्रिंग एक्सेट्रा और विथ अ मैकेनिज्म और अ हैंडल, राइट ना। इन दैट केस वॉट एवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन द हैंडल इज एट सिंगल पॉइंट। एक ही पॉइंट के अगर मैं ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो मेरा लीवर दोनों तरफ से जो ड्रम है वो ड्रम को प्रेस करेगा। दैट मीन्स बेंडिंग स्ट्रेसेस जो भी शाफ्ट में डेवलप हो रहे हैं वो अब निकल गए हैं, राइट ना। और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा था, एक तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स यहां भी होगा से Ft, और अगर हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं तो एक Ft तो यहां भी होगा। नॉर्मल रिएक्शन एक यहां एक्ट करेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन Rn यहां एक्ट करेगा, से नॉर्मल रिएक्शन Rn, राइट। और फ्रिक्शनल फोर्स जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करूंगा तो कैन आई से दैट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इज इन 2 डायरेक्शंस, राइट ना। और वो जो दोनों डायरेक्शन होंगे दे आर नथिंग बट द स्प्रिंग फोर्सेस, दैट इज द स्प्रिंग फोर्स S एंड द स्प्रिंग फोर्स S, राइट। नाउ कैन आई एनालाइज
विद द सेम कंसेप्ट, राइट ना, जो हमने कंसेप्ट अब तक लगाया है। अगर मैं मोमेंट ले लूँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, सिंस हमें डिस्टेंसेस मालूम है, तो द टोटल ब्रेकिंग टॉर्क TB विल बी ट्वाइस, है ना, ट्वाइस ऑफ FT हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो थोड़ा कम लगेगा। सो दीज टाइप्स ऑफ ब्रेक्स आर टर्म्ड एज डबल शू ब्रेक, राइट। सो वी विल स्टॉप हियर, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कुछ और कंसेप्ट्स।